हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप सब लोग। हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज के वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीपीएससी मेंस के बारे में लोगों को काफ़ी सारा डाउट है और काफ़ी सारे मिथ भी हैं। तो उन मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे, और जो लोगों को डाउट्स होते हैं तो उन डाउट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो 64th बीपीएससी प्री का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। तो देखिए, अभी आपने प्री का रिज़ल्ट देखा होगा और आपने कट ऑफ पे भी विचार किया होगा, तो कट ऑफ मोर देन एक्सपेक्टेशन हाई चला गया। ठीक है, हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था या लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था कि ये कट ऑफ रहने वाला है, उससे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चला गया है। और बीपीएससी ने जो अपना फाइनल आंसर की दिया है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर उन्होंने चेंज भी किया है और 3 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट भी कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो बॉर्डर लाइन पे थे वो रिजल्ट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी असफल हो गए प्री में, प्री वो क्लियर नहीं कर पाया। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो असफल कैंडिडेट हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना हौसला बनाए रखें। ठीक है, और सकारात्मक सोच के साथ आगे की तैयारी जारी रखें। उनको निराश और हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 65th जो बीपीएससी है वो बिल्कुल उनके सामने है। 4-5 महीने में उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप उदास मत होइए, हताश मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, आपको हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की और 1-2 नंबर से आप बाहर हो गए। तो आप काफ़ी उदास होंगे इस चीज़ को लेके, बट वर्तमान समय में आप कठिन परिश्रम करते रहिए, और अगर आप कठिन परिश्रम करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। ठीक है, अब अगर हम सफल कैंडिडेट की बात करें तो देखिए, जिस हिसाब से कट ऑफ हाई गया था, तो उस हिसाब से जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, और वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट होंगे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेहनत किया होगा, तभी आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी का जो प्री है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो मेंस एग्ज़ाम ही है, और मेंस के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होना है, अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगर आप प्री में सक्सेसफुल हो गए हैं तो तन मन समर्पित करके आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और तैयारी में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनका कड़ाई से आप मुकाबला कीजिए। देखिए, होता क्या है कि सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी के पास समय का अभाव है, ठीक है, किसी के पास पारिवारिक जिम्मेवारी है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से उनकी तैयारी में बाधा आती है। ठीक है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो क्लासेस नहीं कर सकते, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, या किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारी बाधाएं चलती रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। आप इन सारी बाधाओं का मजबूती से मुकाबला कीजिए। ठीक है, और अपने इरादे को मजबूत रखिए, तभी आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आप मेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि बीपीएससी निकालने का सपना आपने देखा है। ठीक है, इट इज़ योर ड्रीम टू क्वालिफाई बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो पूरा भी करना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, और ये खुद ही आपको पूरा करना पड़ेगा। देखिए, ना तो जो हालात हैं वो आपके हिसाब से होंगे, और ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे। तो बेहतर यही होगा कि आपको हालात को अपने अनुकूल बनाने का हौसला रखना होगा। ठीक है, जो भी हालात है, जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनसे मुकाबला कीजिए, और हालात का कड़ाई से मुकाबला करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हो गई सफल और असफल जो कैंडिडेट हैं 64 बीपीएससी के, उनके बारे में। अब हम वीडियो पे आते हैं। तो देखिए, वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो भी बीपीएससी मेंस के बारे में मिथ्स हैं उसके बारे में। देखिए, इसमें हम वर्ड लिमिट वगैरह, हैंड राइटिंग, इंग्लिश टर्म्स यूज कर सकते हैं नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम आपसे बातचीत करेंगे, और सारी चीज़ों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, सबसे जो पहला मिथ है, या जो सबसे पहला लोगों को डाउट होता है, वो होता है रोल ऑफ कोचिंग फॉर जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्री तो आप निकाल लेते हैं, प्री के लिए बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो फैक्ट के बेस पे आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। बट मेंस में क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है, और बिना कोचिंग ज्वाइन करे वो मेंस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमको मिलेंगे जो बिना कोचिंग ज्वाइन किए उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो देखिए, जहाँ तक मेरी एडवाइस की बात है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, जीएस के लिए आप कोचिंग ना करें। जीएस के लिए कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी से जीएस की तैयारी कर सकते हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में, जो दोनों पेपर आपके जनरल स्टडीज़ के होंगे, उसके बारे में गाइड करता रहूँगा। और अगर आप
मेरे गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इवन मैंने भी कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने ना पीटी के लिए कोचिंग की थी, ना मेंस के लिए मैंने कोई कोचिंग लिया था, ना ही मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग करी थी। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैंने सारे टॉपिक खुद से ही तैयार किए थे और मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, ठीक है। लेकिन देखिए, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे जाते हैं, तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको समझने में परेशानी हो रही है तो ऑप्शनल के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप खुद से समझने में सक्षम हैं तो आप मत ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेंस के लिए, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो कम से कम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे लिखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा एंड दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आप 3 घंटे अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि देखिए, होता क्या है, ये एक जनरल मेंटेलिटी है कि लोग खुद से लिखना चाहते नहीं हैं। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करना है तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, करते नहीं हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम टेस्ट सीरीज के बहाने आप लिखेंगे तो आप अगर एक बार टेस्ट देने जाएंगे, वहाँ जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लिखेंगे उसको, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कोई अच्छा सा आप कोचिंग देख लीजिए और वहाँ पर जीएस के लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे दूसरे टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है वो हैंड राइटिंग के बारे में है, ठीक है। हैंड राइटिंग के लेके भी जो कैंडिडेट्स उनको काफ़ी डाउट रहता है कि हैंड राइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप लिखते हैं वो लेजिबल होना चाहिए, सुपाठ होना चाहिए, अर्थात जो एग्जामिनर अगर आपको कॉपी चेक करता है तो उसको कंटेंट समझ में आना चाहिए कि इसने क्या लिखा है बंदे ने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पता ही ना चले कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके आंसर में बहुत अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे से आपने फैक्ट्स वगैरह डाले हैं आंसर में, बट जो एग्जामिनर है वो पढ़ने में ही सक्षम नहीं है, वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप सोचिए कैसे आपको मार्क्स देगा वो। तो इसीलिए आप ऐसे ज़रूर लिखिए कि आपका जो हैंड राइटिंग हो वो सुपाठ हो, वो लेजिबल हो, एग्जामिनर उसको आसानी से पढ़ ले, ठीक है। और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, अगर आप लगातार 3 घंटे लिखेंगे मेंस में तो हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी ख़राब हो ही जाएगी। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है एक मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, हैंड राइटिंग को लेकर अब बहुत ज़्यादा चिंतित ना होइए, ठीक है। और बस कोशिश करते रहिए कि जो भी आप लिखते हैं वो पढ़ने लायक हो। एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाएगा आपके हैंड राइटिंग से तो वो पढ़ लेगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, और अगर उनको थोड़ा सा भी हिंट मिलेगा, थोड़ा सा भी अगर उनको समझ में आएगा हैंड राइटिंग, तो वो आपके कंटेंट से अवगत हो जाएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मार्क्स देने में, ठीक है। चलिए, अब तीसरे टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आंसर राइटिंग, इसमें भी लोगों को काफ़ी डाउट होता है, आंसर राइटिंग जो लिखना है वो पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपसे किस प्रकार का पूछा गया है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। 63 जो बीपीएससी अभी मेंस हुआ उसका मैंने क्वेश्चन लिया है, और उसके क्वेश्चन से मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में लिखा जा सकता है और कैसे उसको पॉइंट वाइज लिखा जा सकता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है अभी 63 बीपीएससी में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसको आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते। इसमें आपको जो भी शिक्षा के विकास के संबंध में फैक्ट्स आपके पास है उसको डिस्क्राइब करना है, तो बेटर यही होगा कि आप इसको पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। अलग अलग पैराग्राफ बना लें। इसमें महिला शिक्षा के विकास के लिए क्या योगदान या क्या उपलब्धियां थी या कैसे विकास हुआ उसका, उसको अलग पैराग्राफ में आप लिख दीजिए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको अलग पैराग्राफ में लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे करके आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट में लिखने का कोई औचित्य नहीं है, और इसको पॉइंट में ना लिखे तो ही बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके या बुलेट पॉइंट देके। इसको भी आप पैराग्राफ में लिखिए, जैसे भी सीक्वेंस में विद्रोह हुआ है और जो जो उसमें व्यक्तित्व शामिल हुए हैं या जिन स्थानों पर विद्रोह हुआ है उनको क्रोनोलॉजिकली आप सीरियली लिखते रहिए और पैराग्राफ बना लीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ बना लीजिए और पैराग्राफ में आप लिख लीजिए। चलिए, इसमें देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, इसमें आपके पास में पॉइंट में लिखने का संभावना है। अगर आप कारण जानते हैं, मान लीजिए आपके पास 5-6 कारण आपको पता है कि ये सारे कारण रहे हैं विद्रोह के, तो आप उसको पॉइंट में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके लिख सकते हैं और फिर कारणों के बारे में विवेचना कर सकते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से जो उसके परिणाम हुए थे, तो अगर आपको विद्रोह के परिणाम पता हो तो मान लीजिए जो भी 4-5 अगर परिणाम हुए हैं जो विद्रोह के पश्चात, तो उन परिणामों को भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, नंबर 1 परिणाम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके, और बाद में जो परिणाम है उसकी विवेचना कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सारे क्वेश्चन को ना तो पॉइंट में लिख सकते हैं ना ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है क्वेश्चन का, उस पर डिपेंड करता है उसको हमको पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंट वाइज लिखना है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स पर क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में भी डाउट होता है कि सर जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसके कितने वर्ड में लिखने हैं। तो देखिए, इसमें मैं जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि आपके जो आंसर होने चाहिए कितने वर्ड में होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। इसके लिए 3 घंटे टाइम आपको अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, 3 घंटे में 8 प्रश्न आपको लिखना है। देखिए, जो बेस्ट जो आंसर है ना, वो आपका पूरा का पूरा जो 8 क्वेश्चन है उसका आंसर 2500 से 3000 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, कितने शब्दों में? तो 2500 वर्ड्स से 3000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर। तो अगर आप 8 क्वेश्चन का निकालेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 350 टू 400 वर्ड्स आएगा पर क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिए, जो एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का, वो 350 से 400 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो आपका आंसर 300 वर्ड में भी हो सकता है। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं आप, या उस क्वेश्चन के बारे में लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, तो आप उसको 400, 420, 430 तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बट जनरल आप आइडिया यही रखिए कि आपको 350 टू 400 वर्ड्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, पेन इंक कलर, ब्लू ब्लैक एंड अंडरलाइनिंग फैक्ट्स। तो देखिए, कौन से कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए? तो आप ब्लू इंक यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक इंक यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आंसर बुक में। ठीक है, आप रेड और ग्रीन यूज़ मत कीजिए उसमें। ठीक है, आप ब्लू ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। आप बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं और फाउंटेन पेन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा बॉल पेन यूज़ कीजिए, क्योंकि बॉल पेन से आप फास्टली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ब्लैक इंक से आप इंपॉर्टेंट टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए ब्लू और ब्लैक दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी अगर आपको इंपॉर्टेंट टर्म कोई दिखता है या कोई पे अगर हेडिंग देना आपको, तो हेडिंग लिखने के लिए आप ब्लैक इंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके आंसर में उसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और अंडरलाइन कीजिए आप, क्योंकि अंडरलाइन करने से जो एग्जामिनर होते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर उनकी नज़र जाती है। ठीक है, और वो कॉपी चेक करने में स्वयं को ज़्यादा सहज अनुभव करते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अंडरलाइन ब्लैक से भी कर सकते हैं, ब्लू से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो अंडरलाइन आप कीजिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है एग्जामिनेशन के दौरान में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप अपना मेंस एग्ज़ाम का आंसर अच्छे से नहीं लिख सकते। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट को समझा जाए। तो देखिए, जो जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 है आपका, उसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। 3 घंटे का मतलब कि अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 180 मिनट होगा, 180 मिनट्स। ठीक है, अगर पर क्वेश्चन निकालेंगे टाइमिंग, तो पर क्वेश्चन आपके पास टाइम आता है 22.5 मिनट। ठीक है, मतलब 22.5 मिनट आपके पास है एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसका अर्थ यही है ना कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है 20 से 25 मिनट के बीच में लिख लीजिए। इससे ज़्यादा आप समय ना दें किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। अगर आप किसी प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं तब भी 25 मिनट से ज़्यादा मत लिखिए, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए अगर उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 में वो 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके पास उस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे फैक्ट्स उपलब्ध हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी को लिखना प्रारंभ करते हैं और उसको वो 35 मिनट 40 मिनट तक लिखने लगते हैं। तो ये काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपसे 38 मार्क्स का पूछा गया है तो आप कितना भी उस आंसर क्वेश्चन के बारे में लिख देंगे, आपको 32 से ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर उसके चक्कर में आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन भी आपका छूटता है तो 38 मार्क्स आपके पूरे के पूरे चले गए। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है कि आप 3 घंटे में सारे के सारे जो 8 क्वेश्चन है उसका आंसर लिख दें। इसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप टाइम मैनेज कीजिए और ध्यान रखिए 20 से 25 मिनट से ज़्यादा किसी भी प्रश्न का आप उत्तर मत लिखिए, चाहे आप जितना भी जानते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए, आपको घड़ी ज़रूर लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, घड़ी अलाउड रहता है मेंस के एग्जाम में, लेकिन आप जो डिजिटल वॉच है उसको मत लेके जाइए। सिंपल सा वॉच खरीद लीजिए, एनालॉग वॉच, और उसको ज़रूर लेके जाइए, ठीक है। टाइम देखते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में वो लोग घड़ी भी डिस्प्ले नहीं करते हैं, और फिर अगर घड़ी नहीं होगा तो टाइम मैनेज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो खुद का आप एक सिंपल सा वॉच खरीद लीजिए, वॉच लेके जाइए, टाइम देखते रहिए और टाइम के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आप मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए, अब आगे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि सर कितने पेज का हमें आंसर बुक मिलेगा, तो इसमें देखिए स्पष्ट हो जाइए। अब देखिए 36 पेज का आपको मिलेगा आंसर, जो बुकलेट होगा आपका उसमें 36 पेज हो गए, सीरियली नंबर हो गए 1 से 36 तक, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ध्यान रखने के लिए कि कोई भी एक्स्ट्रा आंसर सीट आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपको 36 पेज दिए गए हैं उसी में से आपको लिखना है सारे क्वेश्चन का आंसर। अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे 36 पेज में पूरा का पूरा लिख देंगे तो आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो आंसर शीट आपको दिया जाएगा वो ब्लैंक होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ब्लैंक होगा, रोलिंग किया हुआ नहीं होगा, अर्थात वो लाइन वाला जो नोटबुक होता है वो लाइन वाला नहीं होगा, ब्लैंक होगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो अपना नोट्स बनाते हैं वो ब्लैंक सीट पर ही बनाइए, और जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं वो भी ब्लैंक सीट पर ही बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप लाइनिंग वाले नोटबुक में लिखते हैं तो फिर अगर आप चेंज करके उसको ब्लैंक नोटबुक में लिखेंगे तो आप काफ़ी तिरछा लिख सकते हैं, या वो आपको सीधा लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि पहले से जो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं आप, तो उसको आप ब्लैंक नोटबुक पे ही बनाइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसमें यूज ऑफ मैप एंड डायग्राम, देखिए इसको भी लेकर लोगों में काफ़ी परेशानियां रहती हैं कि सर मैप का यूज करना है, कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनाना है। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं मैप बनाने के लिए, बट कोई ज़रूरी नहीं है, आप पेन से ही बना लीजिए मैप। अगर छोटा मोटा आपको कोई मैप बनाना है, इंडिया का मैप बनाना है या वर्ल्ड के किसी पार्ट का मैप बनाना आपको, या कोई भी डायग्राम का फॉर्मेशन करना है, तो आप पेन यूज़ कीजिए जिस पेन से आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आपको ध्यान रखना है मेंस एग्जाम में जहाँ कहीं भी संभव है, जहाँ भी थोड़ी सी भी संभावना बन रही है मैप बनाने की या डायग्राम बनाने की, उसको ज़रूर बनाइए, लेकिन फालतू मैप और डायग्राम मत बनाइए, ठीक है। जहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है आप ज़बरदस्ती मैप बना रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मान लीजिए आपको भारत के जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, या जो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वहाँ पे रॉकेट का मैप मत बनाना स्टार्ट कर दीजिए, उसका कोई यूज़ नहीं है। आप वहाँ पे रॉकेट बना रहे हैं, उसका मैप बना रहे हैं और वो सब दिखा रहे हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप इसरो के जो अनुसंधान केंद्र हैं भारत में, तो भारत का मानचित्र बना के उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, वो दिखा दीजिए आप। श्रीहरिकोटा में जो अपना स्पेस सेंटर है उसको दिखा सकते हैं, या थुम्बा में जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, तो ये सारी चीज़ें आप मैप बना के इंडिया का दिखा सकते हैं। उसमें रॉकेट वगैरह मत बनाइए, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से देखिए एक 63rd बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था बिम्स्टेक का। तो देखिए बिम्स्टेक को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते थे, वहाँ पे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशियन रीजन है उसका मैप बना सकते थे, ठीक है। और उसका मैप बना करके इंडियन ओशियन के जो जियो पॉलिटिक्स है उसको दिखा सकते थे, जैसे कैसे ट्रेड रूट यहाँ पे है, कैसे ऑयल रूट है, ठीक है। और ग्वादर पोर्ट की स्थिति क्या है, चाबहार की स्थिति क्या है, और चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें दिखा सकते थे, तो इससे आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता। तो ऐसे आप मैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें इंग्लिश टर्म फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम में आंसर लिखते हैं मेंस में, और उनको हिंदी में कोई टर्म लिखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश के जो टर्म हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम में मेंस का सिलेबस देखेंगे तो बीपीएससी ने भी ये क्लियर कर दिया अपने टिप्पणी में नोट लिख के कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो आप वहाँ पे इंग्लिश टर्म या इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल टर्म है उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया आपसे, और आंसर के राइटिंग के क्रम में आपको मान लीजिए यूएनएफसीसी लिखना है, तो आप आराम से यूएनएफसीसी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आईपीसीसी लिखना है इसमें, तो आईपीसीसी ही लिख दीजिए। आपको COP21 लिखना है तो COP21 लिखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको INDC लिखना है तो INDC आप लिख दीजिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी वगैरह अगर कुछ लिखना है तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ज़्यादा आप जो हिंदी के टिपिकल टर्म है उनको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। उसके बदले में अगर अंग्रेजी के वर्ड जानते हैं या टेक्निकल वर्ड जानते हैं उसको आप लिख दीजिए उसी फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो भी एनएसजी है तो एनएसजी लिखना है तो आप सीधे एनएसजी लिख दीजिए, ठीक है। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना लंबा वर्ड, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर जो लाइबिलिटी बिल है तो ये अंग्रेज़ी में ऐसे ही लिख सकते हैं आप। न्यूक्लियर रिएक्टर को आप न्यूक्लियर रिएक्टर लिख सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ इंडिया का अन्य देशों के साथ में, तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर का जो यूज़ है वो बिल्कुल करना आपको, और जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपका जो सेक्शन 3 होगा वो स्टैटिस्टिक्स को होगा। तो स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में ले जाएं और बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल होने वाला है और आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेटर अलाउड है, बट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते वो लोग। तो आप सिंपल कैलकुलेटर ले जाइए, ठीक है, और कैलकुलेटर की मदद से आप आराम से स्टैट्स का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम पॉइंट देख लेते हैं। तो चेंज ऑफ मीडियम फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो देखिए अभी क्या होता है, जब आप प्री का फॉर्म भरेंगे तभी आपको मेंस के लिए मीडियम बनाना पड़ता है, ठीक है, कौन सा आप मीडियम रखना चाहते हैं, और मेंस में आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा होगा ये भी आपको प्री के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते वक्त ही बताना पड़ता है। तो आप प्री के एग्ज़ाम के बाद जब मेंस का फॉर्म भरेंगे फिर से, तो ये चेंज करने की अनुमति नहीं होगी आपको। वो डिफ़ॉल्ट में जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो डिफ़ॉल्ट में ये दोनों आ जाएगा, जो आपका लैंग्वेज है मीडियम है एग्जामिनेशन का मेंस के लिए, और दूसरा जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो। तो इसको चेंज करने की अनुमति नहीं होती है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ मेंस के बारे में ज़रूरी बातें थी जिसकी चर्चा मैंने कर ली, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रहा होगा ये, और काफ़ी सारे मेंस से संबंधित जो डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पेपर 1 की जो पूरी स्ट्रेटजी थी जीएस पेपर 1 का उसके बारे में बताया था आपको। अब आज मैंने मेंस के बारे में जो डाउट होते हैं लोगों को या जो मिथ हैं लोगों के दिमाग में, तो उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। और जो अगला वीडियो होगा मेरा उसमें हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर जैसे पेपर 1 के लिए आपने वीडियो बनाया वैसे पेपर 2 के लिए भी वीडियो बना के समझा दीजिए एक बार अच्छे से सिलेबस को और क्या क्या पढ़ना है। तो उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो मैं लेके आऊँगा, जिसमें मैं सारे जो पेपर 2 में आपके सिलेबस हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक है, तो वो सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम मेंस के लिए एक एक टॉपिक करके देखेंगे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं एक एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बना के, या कहीं से भी अगर मुझे नोट्स मिल जाते हैं या मैं खुद का नोट्स वैसे अब जो बनाऊँगा मैं, तो वो सारे नोट्स से मैं आप लोगों को अवगत कराऊँगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर दूँगा। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और अगर वीडियो से संबंधित कोई भी आपको डाउट है या मेंस एग्जामिनेशन से संबंधित और भी कोई डाउट है जो मेरे से छूट गया है यहाँ पे, मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, आपके दिमाग में अगर कोई भी और डाउट चल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए आप लोग, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर और आता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए फिर आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।